अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया गया। दिन भर हमें दावेदार जो हैं बड़े खिताब करते हुए दिखाई दिए, बड़े वादे किए गए, बड़ी मजम्मत की गई, लेकिन हालत यह है कि 200 से ज़ायद जवान, हमारे नौजवान पाकिस्तानी जो कश्ती जो जा रही थी लिबिया से यूनान, उसमें जो डूब गई है, वो सानेहा यूनान जो है वो सबके सामने है। अब ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आया कि क्या उनको हेल्प करने की कोशिश नहीं की थी, और अगर की थी तो किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। और ये तमाम तर मामला बड़े ही दुखी कर देते हैं इंसान को कि रोज़गार की तलाश में या अपने बेटर फ्यूचर के लिए लोग यहाँ से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। और ये पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक पूरी माफिया है, और इस मुल्क में जो इक़्तिदार में लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इस्लामाबाद से ही जाते हैं और उनको जाने भी दिया जाता है, फिर केसेस बनते हैं, फिर केसेस पे कार्रवाई रोक दी जाती है। एक केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत अरसे चला, मगर फिर उसके अफसरान को तब्दील कर दिया गया, फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया, और वो केस आज तक किसी ने नहीं सुना। लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि अपील का राइट नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट है, जिसकी आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज जो दलाइल दी है अली जफर साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये एक आइन में दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है। अगर आइन में ये शिक डाल दी जाए तो फिर ये काबिल कबूल है, अदरवाइज इस तरह से एक्ट नहीं बनाया जा सकता। और फिर चीफ जस्टिस ने मंसूर अवान साहब से ये भी इस्तफसार किया कि इतना अभाम क्यों छोड़ा गया है कि आपने रिव्यू को एक्चुअली में एक दोबारा से एक पूरी समात के लिए आप उसको कहेंगे, अपील का राइट लेंगे, तो आप तो अपील का राइट खो चुके हैं, तो किसी को भी अपील का राइट नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, इंसाफ का तकाजा जाहिर है बराबर नहीं है। साथ साथ आपको पता है सियासत में दिल नहीं होता, तो सियासत तो हो रही है। आज मेयर कराची ओहदा ले लिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, मुराद साहब ने डिप्टी मेयर का ओहदा ले लिया है। जमात इस्लामी JIT बनाने की बात कर रही है, धांधली की बात कर रही है, कह रही है पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस के हवाले से ये एक ट्रेलर है और इसके बाद एक बड़ी भोंडी फिल्म शुरू होगी। अब ये जो फिल्म शुरू होनी है, ये इसमें जो अदाकार है वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। आज ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल साहब को भी फिरदौस आशिका अवान साहिबा ने मैसेज भिजवा दिया है कि अलीम खान साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर वो काबीना से रिजाइन करें। काबीना से रिजाइन करने से याद आया कि आज सेनेट में जो चेयरमैन है सेनेट के, उनके मराआत का बिल आज मंजूर हुआ है कि 12 नौकर उनको दिए जाएंगे, ताहयात वो उनके साथ रहेंगे। जब वो ट्रैवल करेंगे तो उनके पास एक सहूलत हासिल होगी कि वो किसी पैसेंजर को अपने साथ ले जा सकते हैं, और ये तमाम तर हमारे टैक्स के पैसे से होगा। लेकिन यहाँ पर आवाम रोना रो रही है, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, यौम सोग मनाया जा रहा है, लेकिन सेनेट चेयरमैन के इख्तियारात जरूर उन तक पहुंचा दिए गए हैं। याद होगा आपको कि सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की थी सेनेट के चेयरमैन ने कुछ दिन कबल, तो क्या ये उसी चीज़ की फॉलो अप है। साथ साथ एक इंसाफ का मयार है तो दूसरी तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, साथ साथ महंगाई का जोर है। आज चीन से पैसे हमें मिल गए हैं, कल तक हमारे पास आ जाएंगे, और हम IMF के साथ मुज़ाकरात अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। IMF हमें फंड देगा नहीं देगा, डॉलर आज 1 रुपये गिर गया है, लेकिन सियासत तो होती रहेगी। तो सियासत ही करनी है तो इसी तरह करनी है या इसमें कोई बदलाव भी लाना है, देखते हैं। इसमें ज़रा बात करेंगे वक्फे के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, ये डेप्यूटी मेयर के लिए नामजद थे, जमात इस्लामी की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैफुद्दीन साहब। ये फरमा दीजिएगा कि JIT बनाने का जो मुतालबा है और जो आप अदालत में जाना चाहते हैं, आज शर्जील मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, खैर वो हो सकता है कि खुशी का समा है तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा सकते, सेलिब्रेशन जारी होंगी। आप फरमा दीजिएगा सर, इससे आगे रास्ता क्या है? JIT बहुत बनी है इस मुल्क में, एक सानेहा भी गुजरा है, 9 मई का भी, और फिर जाहिर है जो यूनान में हमारी कश्ती डूबी है उसका भी एक बहुत अफसोसनाक वाकया सामने आया है। तो क्या इस वक्त की पॉलिटिक्स जारी रहेगी? वहाँ उन्होंने अपना पोजीशन संभाल ली है, अपना हलफ ले लिया है, तो क्या आप इसी तरह से सड़कों की सियासत करेंगे, अदालतों में जाएंगे, क्या करेंगे सर आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे तशवीशनाक बात है ना, वो ये कि कराची के जो आम शहरी हैं उनमें बड़ी मायूसी है। कराची का आम शहरी ये समझता है कि वो इतने तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के हाथों जुल्म की चक्की में पिस रहा है। कराची में एक लूट मार मची हुई है, पूरे सूबे से करप्ट तरीन लोग लाके कराची में मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो कराची के लोगों को उम्मीद की एक किरण की नजर आई थी कि जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में उनका ख्याल था कि हम अपने हकूक़ और कराची की बहाली का कुछ काम कर सकेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये देखा कि इस पूरी तहरीक के बाद जो ये कराची हम तक दो कराची तहरीक चल रही थी, इसके नतीजे में पूरी एक मूवमेंट पैदा हुई, लोगों ने इंतखाबात में वोट डाले, बहुत बढ़ चढ़ कर वोट डाले, जमात इस्लामी को कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनाया।
इसके बाद लोगों ने देखा कि 15 जनवरी को किस तरीके से इलेक्शन को लूटा गया, और फिर 7 मई को बाई इलेक्शन हुए तो किस तरीके से लूटा गया। बावजूद इसके कि जमात इस्लामी के वोट सबसे ज्यादा थे, लेकिन जमात इस्लामी की सीटें कम की गई। इलेक्शन वाले दिन ही रात को रिटर्निंग ऑफिसर ने 11 सीटें जमात इस्लामी की कम कर दी और अगले दिन 3 सीटें और कम कर दी। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। इसमें देखिए हमारे पास सड़कों का रास्ता तो है ही, लेकिन कानूनी रास्ते जितने भी हम इख्तियार कर सकते हैं वो करने हैं। हमें कोर्ट भी जाना है। हम JIT का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो बदतरीन रोल है इस पूरे मामले के अंदर, कि जिस तरीके से हमने जब 6 इंडियन काउंसिल की शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने उसको लटकाया और फिर उसके बाद अजीब ट्रांसजेंडर टाइप का फैसला दे दिया कि पता ही नहीं लगता कि उस फैसले का नतीजा क्या निकलना चाहिए। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। फिर आप अभी ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलतकारी की इंतहा की है वो ये कि मुर्तजा वहाब साहब 8 दिसंबर को अपने ओहदे से, जो एडमिनिस्ट्रेटर का उनके पास था, उससे फारिग हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि पूरे 6 महीने, क्योंकि 6 महीने तक वो किसी और अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं थे। ठीक है सैफुद्दीन साहब, सॉरी, माजरत कबूल कीजिएगा, 1 मिनट में मुदाखलत कर रही हूँ। 1 मिनट जरा सर सुन लीजिएगा, सवाल ले लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपने आज इल्जाम लगाया है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट थी वहां पे मौजूद, जो 31 अरकान जो असेंबली नहीं पहुंचे थे, जो कम से कम आर्ट्स काउंसिल वोट डालने नहीं पहुंचे थे, तो ये फरमा दीजिएगा कि क्या आपके पास सबूत है, और जो 31 अफराद है उनमें से कोई आपके साथ राब्ते में है, क्या वो बज़ाब्ता खुद ये बात करने को तैयार है ऑन रिकॉर्ड कि ये हुआ है, उनको प्रेशर किया गया है, या पैसे खाए हैं, या कोई और प्रेशर था? देखिए सबूत तो एक ये है कि जो 31 अरकान हमारे साथ वोट डालने गए, उन सब लोगों को भी इस कदर डराया धमकाया गया था कि उनमें से कोई भी रात को अपने घरों पे रहने को तैयार नहीं था, और वो बेचारे सारे के सारे छुपते छुपाते पहुंचे, और वो सारे के सारे ये बयान देने को तैयार हैं कि उनको किस तरीके से हिरासा किया गया था। एक तो 31 अफराद वो थे जो वोट डालने पहुंचे। जो वोट डालने नहीं पहुंचे उनमें से 2 तो ऐसे हैं कि जिनके घर वालों ने 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाइयों को अगवा कर लिया गया है। बाकी जो लोग रह गए उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसके बाद राब्ता किया है, और PTI क्योंकि अपने लेवल पर ये सारा काम कर रही है और उसने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, नोटिस इशू किए हैं, उनको उसके जवाब आने शुरू हो गए हैं। ये जवाबात भी हम आपसे शेयर करेंगे। तफसील के साथ लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको दहशतज़दा किया गया, किस तरीके से उनको अगवा किया गया, किस तरीके से उनको धमकियां दी गई, उनके घर वालों को धमकियां दी गई, उनको रिपोर्ट कराने से मना किया गया, उनके घर वालों को, उनको लालच दिया गया कि या तो आप जैकबाबाद जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सैफुद्दीन साहब, ये इल्जामात तो आपको पता है कासिम के अब्बा ने भी बहुत लगाए। ये इल्जामात, ऐसे इल्जामात लगते रहे, कत्ल की साजिशें होती रही, इलेक्शन कमीशन माफनत करता है, ये इल्जामात लगते रहे। इस मुल्क में ये अरसे से हो रहा है। तो मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जो अंजाम उनका हुआ है, जो आज फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि वो तो बस दफन होगी उनकी सियासत, वो तो कभी अब सर नहीं उठाएंगे, तो आप लोगों का अंजाम डिफरेंट होगा। देखिए दफन होने की सियासत जो है ना, वो तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत की गई थी, और ज़ियाउल हक साहब ने पीपल्स पार्टी को भी बड़ा दफन करने की कोशिश की थी, लेकिन दफन नहीं हुई ना। फजल रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं बाहर के, वो उसके खुद जिम्मेदार हैं कि वो दफन हुए नहीं, या पीपल्स पार्टी ये तहरीक इंसाफ दफन होती है कि नहीं होती। लेकिन जमात इस्लामी की जो सियासत है, हमारी सियासत तमाम हक़ाइक़ पर मबनी है। हम कोई झूठा इल्जाम लगाने से बिल्कुल परहेज करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम झूठे इल्जाम लगाएं, सबूत के साथ हम पूरी की पूरी बात पेश करते हैं। मैंने आपको बताया आपके पास सबूत है और लोग आके खुद ये बात करने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अब हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, आई कम स्ट्रेट टू यू विदाउट मिक्सिंग माय वर्ड्स। ये पिटिशनर, ये अभी समाअत जो हो रही थी आज, रिव्यू और प्रोसीजर्स, वो जो था, ये सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट, ये जो इसके खिलाफ जो पिटिशनर थे उनकी आज ये समाअत थी, और वो पिटिशनर जो थे उनको आज उनके जो दलाइल थे, उनके साथ दलाइल, उनके बिल्कुल मौक़िफ़ था कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है कि ये मेरा भी मौक़िफ़ यही है, हमारा भी मौक़िफ़ यही है, बिल्कुल मैच करता है पिटिशनर का मौक़िफ़। तो ये पिटिशन, मतलब इस तरह से कभी आपने देखा है कि पिटिशनर आए और अपनी बस दलाइल दे और कन्विंस हो जाए चीफ जस्टिस और उनका जो है कोर्ट मेंबर बेंच? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा आज लास्ट डे था आर्गूमेंट्स का, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? पहला आपको याद है 1 अप्रैल 2023 का फैसला आया,
जिसके मुताबिक डेट्स फिक्स होनी थी और डेट एक पंजाब की हद तक फिक्स होगी, प्रेसिडेंट ने करनी थी विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और वो डेट फिक्स होगी। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक वो फिक्स हो गई। इलेक्शन कमीशन ने डेट आज खुद चेंज करके 8 अक्टूबर कर दी। 8 अक्टूबर की उस डेट के बाद दोबारा प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट में और 4-4 का फैसला आया। उस 4-4 के फैसले में 14 मई का इलेक्शन डेट फिक्स कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स हुई, जब ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी रिव्यू पटिशन लेकर आया, अब आर्गूमेंट्स अभी इन द मिडल ऑफ द आर्गूमेंट्स थे, तो इस दौरान एक नया एक्ट आ गया जिसका नाम था, आपको याद होगा उस वक्त बिल था, बाद में एक्ट बन गया, वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, बाद में एक्ट बन गया 2023 का। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके लार्जर बेंच ने 8 रुकनी बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। अब आगे आते हैं कि जब दोबारा आर्गूमेंट शुरू हो गए रिव्यू पटिशन के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर रखी थी, उस रिव्यू के ऊपर जब आर्गूमेंट्स तकरीबन आखिरी दिन था, उसके ऊपर नया एक्ट आ गया जिसका नाम लिखा गया रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023। अब उसके ऊपर उसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी, एक शिक ये थी कि जब रिव्यू की आर्गूमेंट्स होंगे, रिव्यू लार्जर बेंच में जाएगा, और दूसरी उसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, उसको अपील की तरह सुना जाएगा, यानी रिव्यू नहीं होगा, काइंड ऑफ अपील होगी, और उसका लार्जर बेंच सुनेगा, और उसके ऊपर भी पिटिशन आ गई जो कि आज फिक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 ऑप्शन है, इन दोनों केस चूंकि कनेक्टेड हैं, अगर हम ये फैसला करते हैं ये कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, आइन के मुताबिक ये एक्ट ठीक बना हुआ है, तो फिर हमें ये केस लार्जर बेंच को रेफर करना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन का केस। और अगर हम ये फैसला करते हैं कि ये गैर आइनी है और चेंज करनी थी, अमेंडमेंट करनी थी, अगर कुछ चेंज करनी थी, अमेंडमेंट करनी थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करने के पाबंद थे आइन के मुताबिक। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं की तो क्या ये सिंपल कानून साजी के जरिए ये कानून बन सकता है या नहीं? और ये पिछले कई दिनों से मुस्तकिल इसके ऊपर आर्गूमेंट जारी थे, क्योंकि दोनों केस इकट्ठे सुने गए और दोनों के ऊपर मौका, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं दिया गया ना अपने दलाइल देने का। आज तो दलाइल भी पूरे नहीं सुने गए। मैं कह रही हूँ सुनना तो सबको चाहिए ना, इतनी जल्दबाजी में फैसला भी महफूज हो गया, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं सुना गया, तो उनका भी कोई मौकफ होगा। मंसूर अवान साहब भी कह रहे हैं जी अभाम, तो वो कह रहे हैं अभाम आपने पैदा कर दिया, ये अभाम है, ये मुबिम बात है क्या कि क्या रिव्यू और अपील में जाने का हक नहीं है किसी को? अगर उसने कत्ल भी किया है तो उसको एक पिटिशन अपील की मिलती है, लेकिन इसमें किसी को हक नहीं है। देखें सना, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अटॉर्नी जनरल को पूरा मौका मिला आर्गूमेंट्स करने का, दोनों केसेस में पूरा मौका मिला कमीशन के वकील को। अब तक इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना जाता रहा उस अपनी रिव्यू पिटिशन के ऊपर। अब फैसले 2 आने हैं, एक इसके साथ रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के ऊपर तमाम लोगों ने आर्गूमेंट्स कर दिया, मजीद भी मौका देना चाहे तो वो भी लिख के दे दे। जब सबने कहा हमने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल को इस दौरान सुना, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर तो हम फैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन की पिटीशन। और अगर हम ये समझते हैं कि ये जो पिटीशन है ये गलत है और इसको डिसमिस करते हैं, हम कहते हैं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन है, दोनों को मौका मिला, तमाम पार्टीज को मौका मिला, बल्कि ये तो अप्रैल से चल रहा है, मई के पहले हफ्ते से चल रहा है जो इलेक्शन कमीशन वाली प्रोसीडिंग्स थी। और ये जो दूसरा एक्ट आया इसके मुताबिक भी पिछले 1 हफ्ते से डे टू डे हियरिंग चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कह देना कि जी हमें सुना नहीं गया, अटॉर्नी जनरल को मुकम्मल आर्गूमेंट्स के साथ सुना गया, और आज भी सुना गया, कल भी यानी पिछले हफ्ते भी सुना गया, और मुस्तकिल जब उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स खत्म कर दिए तो रिबटल में कुछ टाइम दिया गया पीटीआई के वकील को कि उनको भी सुना गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जो आर्गूमेंट्स है वो मुकम्मल कर चुके थे। अब ज़ाहिर कानून के मुताबिक फैसला आएगा, वो कब आता है, ऑल ऑफ अस हैड टू वेट फॉर दैट। ओके, लेट मी गेट बैक टू यू सर। मैं निहाल हाशमी साहब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आपने भेस बदला अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का और उसको एक नया नाम दे के उसको एक नया आपने डिस्गाइज में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, उस पर अलवी साहब का सिग्नेचर भी आ गया, लेकिन आपने 62(1)(f भी मंजूर करवा ली, आज सेनेट चेयरमैन के मराहत का बिल भी मंजूर हो गया। मतलब कोई मामला रह तो नहीं गया सर, कोई ऐसी कोई चीज जो आप चाहें कि अभी ना की हो आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का और सेनेट का काम ही होता है बिल बनाना, बिल मंजूर करना, कानून साजी करना,
कानून को मंजूर करना, तो हमारा काम आलू प्याज बेचना तो नहीं होता पार्लियामेंटेरियन का। उनका काम ही होता है कि वो कानून शादी करे। कुछ एक्ट्स मंजूर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये डोमेन 100% कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का है, किसी और इदारे का नहीं है। अब फरमाइशी प्रोग्राम के तहत रात ही रात अगर कोई किसी के ख्वाहिशात के मुताबिक एक पिटीशन लेके आ जाता है, ओवरनाइट उसे फिक्स कर दिया जाता है, तो ये इंक्रोचमेंट है। देखिए, कोई भी एक पैरेलल गवर्नमेंट तो ना चलाए ना। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट चलाना, अदलिया का काम है इंसाफ का निज़ाम चलाना, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो दीगर माने जो मिनिस्ट्रियल काम है उसको चलाए, दिफा का काम है सरहदों की निगरानी करना, पुलिस को काम है चोर पकड़ना। अगर पार्लियामेंट का काम भी अदालतें करना शुरू कर दें और हमें गाइड करना शुरू करें, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये हो नहीं सकता है। ये गाइड करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? अवाम को है। अवाम के नुमाइंदे जब उनके पास जाते हैं, वो सेमिनार्स के जरिए हो या जनरल इलेक्शन के जरिए हो या मीडिया के जरिए, आप हमें गाइडलाइन दे सकते हैं। अदालतों का काम सिर्फ इंसाफ करना होता है, गाइडलाइन देना या मशवरा देना या हमें सजेस्ट करना उनका काम नहीं होता है। मतलब आपको ये बिल्कुल पूरा राइट है कि आप बिल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक्ट की शक्ल में आपने अडॉप्ट करना है तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, वो तो आइन भी देता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अगर आपका ये मामला है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में केस ही क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप बॉयकॉट कर दें तमाम चीजें, फिर आपको पता है क्या सही है। फिर ये ऑन द सर्फेस ये केस क्यों बन रहा है? फिर दलाइल क्यों दिए जा रहे हैं? एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हैं? अगर इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है ये एक देखिए एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के निज़ाम में कि गुज़श्ता 40 सालों से अदालती निज़ाम हावी होने की कोशिश करती है पार्लिमानी निज़ाम पे, ये गवर्नमेंट के इदारों पे, गवर्नमेंट के निज़ाम पे। और ये आजकल जो तनाज़र है वो तो ये है कि नवाज शरीफ को एक फोर्स है जो आने नहीं देना चाहती है और उसे मातून करना चाहती है, उसके सजा ख़त्म नहीं करना चाहती है। आज जमीन आसमान ने हर जगह रिटन ऑन द वॉल है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जिन्होंने ज्यादती की वो भी कह रहे हैं, जो ज्यादती में शरीक थे वो भी कह रहे हैं। एक एक कागजात कर रहा है, आईन पाकिस्तान कर रहा है, जो जज जिंदा हैं वो कह रहे हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो कह रहे, मीडिया के लोग कह रहे, आपके शोबे बात हो रही है। मगर चूंकि कुछ लोगों को नवाज शरीफ की शक्ल नहीं पसंद है, कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की हुई है, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के मईशत को डुबाने के कसम खाया हुआ है कि जो नवाज शरीफ 2013 से लेकर के सीपैक के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको ये चीज पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस ट्रैक पे आए जिससे पाकिस्तान एक माशी तौर पे मुस्तहकम हो, पार्लिमानी निजाम इस्तेहकाम मिले, मुल्क अमन पसंद हो। आजमी साहब एक तो ये मईशत का इस्तेहकाम, इस पर एक मिनट मेरी बात सुन ले। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है इस तरह से किसी की बात करने से या किसी के अपनी सफाई पेश करने से या किसी के इल्जाम लगाने से तो उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। उनका एक वापसी का तरीका है, शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न दिया हुआ है, उन्होंने गारंटी भी दी हुई है, उनको लेकर आए, ये कोर्ट में अपील करें, अगर अपील नहीं हो सकती तो जो मामला है इसको इस तरह सॉर्ट करें। ये तो नहीं हो सकता कि उनके लिए कोई रेड कार्पेट बिछ जाए, को फूलों की पत्तियां निछावर की जाए और सुप्रीम कोर्ट माफी मांगते हुए घुटनों पे बैठ जाए। चाहिए तो फिर क्या, तो फिर अपील का राइट जो आप मांग रहे हैं, अपील के राइट बाबा को ये कहा जा सकता है गुड टू सी यू। अगर कासिम के बाबा के लिए जुमले अदा किया जाता है गुड टू सी यू, तो एक आदमी जो इस मुल्क के मईशत को बेहतर कर रहा था, जिसके दौर में मैं कराची में बैठा हूं, अमन का गहवारा नवाज शरीफ ने बनाया, जो दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ ने किया, जिसने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की, जिसने कभी मुदाखलत नहीं की अदालती उमूर में, जो हमेशा सरेखम तस्लीम रहा, सैकड़ों बार अदालतों में जाता रहा, अदालतों के फैसलों को कबूल करता रहा। ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये जजों ने कहा। तो फिर आप ये चाहते हैं कि ये एक्ट अडॉप्ट करके और ये जो आपने जो ये 62(1)(f) में जो तब्दीली की है, निहाल हाशमी साहब, ये जो 62(1)(f) में जो आपने तब्दीली की है, जो उस पर मुझे ये फरमा दीजिएगा कि वो क्या, वो 5 साल पहले के केसेस की बात कर रहा है या उस वक्त से बनने के बाद से केसेस की बात कर रहा है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। देखिए, आइन को रिराइट जिन्होंने किया आप उनसे तो पूछते नहीं है। आप हम जैसे कमजोर गर्दन के जो सियासी कारकुन हैं, आप लोग भी हमें ही दबाते हैं, आप उनसे डरते हैं। आप अल्लाह उनसे पूछे ना। मैं आपको कैसे दबा सकता? देखिए, उनके हाथ में आपका रिस्क छीनना नहीं है। नहीं, सियासी कारकुनों की दबाते हैं आप लोग, उनसे पूछे ना। आप पूछे साकिब निसार से, आप पूछे खोसा साहब से, गुलजार साहब से पूछे, अजमत सईद शेख जिसने मुझे कहा था सिसिलियन माफिया,
प्रैक्टिसिंग वकील को, एक शरीफ आदमी को आपने सिसिलियन मुआवजा कर दिया। आपके साथ तो सर ज्यादती अगर हुई है तो ज्यादती का अजाला भी तो कानूनी होना चाहिए ना, गैर कानूनी अजाला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल कानूनी अगर नुकसान हुआ है तो उसका कानूनी अजाला भी होगा, लेकिन ऐसे अजाला तो नहीं हो सकता ना जोर जबरदस्ती से। ये क्या इखलाक की जिम्मेदारी हमारी है? क्या ताजीम करना सिर्फ हमारा काम है? क्या ताजीम हमारा और आपका काम है? इखलाक सिर्फ हमारा काम है? सच हमारा काम है बोलना? टैक्स हमारा काम है बोलना? हमारे घर का खर्चा तो भाई टैक्स पे नहीं चलता ना। मेरी गाड़ियां, मेरा पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, मेरा बिजली का बिल आपके टैक्स के पैसे से नहीं चलता। हल्लम हक हलाल कमा के हम देते हैं, टैक्स तो उस पे चलता है। वो हमें कहते हैं चोर, वो हमें मातूब करते हैं, वो कहते हैं ताजीम से खड़े हो, वो कहते हैं ऊंची आवाज में बात ना करो, जिसको मैं कह रहा हूं मैंने जिनको हमारी ताजीम करना चाहिए। अच्छा, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शर्जील मेमन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट आती हूँ, न्याल हाशमी साहब आपके पास वापस आती हूँ। शर्जील मेमन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आई कैन हियर यू। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सोच रही थी कि आप शायद कुछ सेलिब्रेशन प्रोसेस में होंगे। जरा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा ये बता दीजिएगा, सिक्योर जो नया इल्जाम आप पर लगा है कि एसएसयू 31 अफराद के घर पे नाफिज थी और वो जो है उनको रोक रहे थे वोट देने से और जाने से, तो ये फरमा दीजिएगा इस इल्जाम के जवाब में आपने ये तो कह दिया कि जमात इस्लामी अदालत जाए, लेकिन ये जो बुनियादी इल्जाम है कि लोग आके बजाते खुद बताने को तैयार है कि उनके साथ ये जोर जबरदस्ती हुई थी, तो इस पर आपकी क्लैरिफिकेशन क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना साहिबा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मन घड़त सा और बेसलेस एलिगेशन है। बेहतर है कि वो लोग आ भी रहे हैं टीवी पे। मैंने भी कल परसों भी देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, हम अपनी मर्जी से हमने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई के टिकट से रुकन मुंतखब हुए हैं, तो इसीलिए हमने ना ही पीपुल्स पार्टी को वोट दिया, ना ही हमने पीटीआई को जमात इस्लामी को वोट दिया, क्योंकि जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ एफआईआर काटी हुई थी। कोई किसी एक को भी एसएसयू नहीं मिली हुई, किसी एक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर कोई कहता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए तो इन फ्यूचर हम दे सकते हैं उनको, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि अब किसी को भी एक को कोई एसएसयू मिली हुई है, कोई गार्ड मिली हुई है या खुदा न खास्ता वो किसी दबाव में थे। क्योंकि जमात इस्लामी ने तो ये भी इल्जाम लगाया था कि ये लोग सारे किडनैप हो चुके हैं, तो हमने कहा कि अगर वो किडनैप हो चुके हैं या बकौल आपके मिसिंग हो चुके हैं तो 31 लोग आपने कहा है, 31 लोगों में से किसी एक की भी कोई फैमिली, कोई बहन, कोई वाइफ, कोई बाप, कोई भाई आगे कोई एफआईआर कटवाए, कोई कोर्ट में जाए और कोर्ट में कहे कि जी मेरे बंदे मिसिंग पर्सन हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग आराम से घूम फिर रहे हैं, कोई इशू नहीं। ये मामला भी अदालत जाएगा, अल्लाह खैर, हर चीज अदालत में ही सेटल हो जाए। ऐवान तो एवी में बना हुआ है। अच्छा मेमन साहब, ये फरमा दिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल तक ये कह रही थी कि हमें पैसे नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब नोट करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आज पैसे आ गए हैं तो आज उनकी टोन भी चेंज है, तो फिर ऑल इज वेल नाउ या अभी और भी कोई मसला है? देखें, ये एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल था कि जब सैलाब आया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे सिंध में और उस वक्त उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी जी कि ये घरों के हम लोगों को जो लोगों के घर बनाने हैं उसमें डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा शेयर है, सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा शेयर है, एक शेयर का था फेडरल गवर्नमेंट पे, जिसपे प्रिंसिपली एग्रीड था और प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को और सबको कहा था कि जी ये करेंगे। कैबिनेट में भी इसको 2-4 दफा याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा जी हम करेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए। जब बजट बुक सामने आ गई और बजट बुक में वो चीज कंपोनेंट मिसिंग था तो डेफिनेटली ये उस पर एतराज उठाया गया कि जी आपने तो हमें कमिटमेंट की थी, ये क्यों मिसिंग है। फिर ऐसा था वो कहा, फिर वो चीजें ऊपर नीचे होती रही। तो डेफिनेटली जब आप अगर कोई कमिटमेंट हो और आप अप्रोप्रिएट फोरम्स पे ही उठाओ आप, उसके बावजूद अगर वो पूरी ना हो तो फिर आपको कभी कभी फिर वो पब्लिकली भी बात कहनी पड़ती है, क्योंकि इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपके मुल्क में या आपकी फैमिली में कोई सबसे ज्यादा कमजोर या खुदा ना खास्ता जो शाह महमूद कुरैशी साहब आज उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आस लगाए बैठे हैं कि आप लोगों के तमाम ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, आपका जो इत्तेहाद है वो टूट गया है, बस सिर्फ रस्मी तौर पर अब बात करनी बाकी रह गई है, तो ये उनको जरा उनकी अगर गलतफहमी दूर कर दें तो? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब हों या पीटीआई वाले जितने भी हों, वो सिर्फ वो आसे ही लगा सकते हैं और वो सिर्फ वो होप्स पे चलते हैं, इफ एंड बट्स पे चलते हैं कि हो सकता है कि कल को ये टूट जाए, हो सकता है कल को वो हो जाए। कहीं कोई इत्तेहाद नहीं जा रहा, अब हम साथ हैं और अभी तक गवर्नमेंट में साथ बैठे हैं। कल को इलेक्शन डेफिनेटली एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और वो पॉलिटिकल होगी। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मिसाक जमहूरियत जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन हुई थी, उस पर हम चाहेंगे कि उसको पॉजिटिव ले जाएं। हाँ, अगर हमारे इख्तलाफात होंगे, आज भी है, होते हैं, कल भी हो सकते हैं, तो उसको एमिकेबली रिजॉल्व किया जाएगा और कहीं पर जरूरत पड़ी कि अगर वो एमिकेबली रिजॉल्व नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसको पब्लिकली भी इजहार किया जाएगा कि जी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि बात सुने। हम लोग कोलिशन पार्टनर थे। कोलिशन पार्टनर का मकसद ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलानी है। कोलिशन पार्टनर का मकसद है कि हम अपने ग्रीवेंस से जो हमारे इशूज़ हैं या हमारे एरिया के इशूज़ हैं या हमारे
इस मुल्क के आवाम के इशूज हैं वो हमने एड्रेस करने हैं। कोलिशन पार्टनर का मतलब नहीं है कि बस हमने किसी को सपोर्ट मेमन कर साहब रहे हैं। एक सवाल ले लीजिएगा, मुझे आगे भी बढ़ना है। मैं आपसे आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, आपकी तमाम बातें मानने को तैयार हूं। मुझे ये बता दें कि अगर काबीना में इस पर बहस हो सकती है कि कितना रेज करना है, जो मुलाजमीन है सरकारी उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा देना है या उनके ऊपर पेंशन या तमाम मामला पर अगर इतनी बहस हो सकती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी ना काबीना में जब बजट में ये नहीं एलोकेट किए गए सिंध के फंड्स, तो ये आप लोग ने उस वक्त क्यों नहीं बात उठाई? ये बाद में आप लोगों को क्यों याद आई? आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा था उस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं होता क्या, मैं खुद कैबिनेट का मेंबर हूं, प्रोविंशियल कैबिनेट का ही। जब कैबिनेट में आपके सामने बुक आती है, जब कैबिनेट का अप्रूवल देती है, तब उस बुक में एक सेकंड में आप इतनी बड़े जो है वो बुक नहीं पढ़ते हो। एक जब सबने पढ़ा, देखा जी ये कंप्रोमाइज मिसिंग है, हमारे अपने पीपल्स पार्टी के एमएनएस ने नेशनल असेंबली में स्पीचेस में बाकायदा उसको रेज किया है कि, और वो रिपोर्ट भी हुआ है कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। आपने जो एक कमिटमेंट किया, हमने देखें हमने कोई एक्स्ट्रा खुदा रखा तो ब्लैकिंग वाला किस्सा नहीं है। हमने कहा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, जो कि ऐलान करके गए थे सिंध में कि ये चीजें होंगी पूरी, वो पूरी। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे दूं, चंद दिन पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे कराची में, K4 के लिए उन्होंने अनाउंस किया था 17.5 अरब रुपए जो है हम रखेंगे इस बजट में, और पब्लिकली अनाउंस किया था। चले अब शहबाज, स्पीड के साथ आप लोग स्पीड से आगे बढ़ेंगे। मेयर भी आपका, डेप्यूटी मेयर भी आपका, और आप कह रहे हैं 5 साल बाद आपसे पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अर्जुन मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शुएब शाहीन साहब, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू कि ये राइट तो बहरहाल किसी को जरूर अदा होना चाहिए, ये हक होना चाहिए उसको कि वो अपील कर सके, और ये हक हम रोक नहीं सकते, चाहे इनकी बदनीयती हो या नहीं हो। क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी इससे मशरूत है या नहीं है, इससे बिल्कुल कतई नजर क्या अपील का राइट नहीं है, क्या उसमें गलत बात है, मुझे बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपील का राइट देना, अब ये इसी के ऊपर डिस्कशन है कि अगर अपील का राइट आपने देना है तो ये एपेलेट प्रोविजन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को मिली है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एक्सरसाइज करती है उसको आइन में तरमीम किए बगैर आप राइट ऑफ अपील नहीं दे सकते, और आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप सिंपल कानून साजी के जरिए, अभी तो बहरहाल ये फैसला आना है, अभी फैसला नहीं आया, सिंपल कानून साजी के जरिए अगर आपने आइन में तरमीम तस्वर कर ली है तो अब इसी के ऊपर जुडिशल रिव्यू का हक है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जुडिशल रिव्यू का हक सुप्रीम कोर्ट का आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी कानून है, किसी भी लिहाज से कानून की वारीज को चैलेंज करना हो तो वो सुपीरियर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट भी दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है, उसके एट द टच स्टोन ऑफ आइन देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जो सुप्रीम लॉ होता है वो आइन होता है। जो सुप्रीम कोर्ट पावर्स एक्सरसाइज करती है, जो सुप्रीम कोर्ट पावर्स एक्सरसाइज करती है वो आइन से करती है। अब आइन में तरमीम किए बगैर, 184 में तरमीम किए बगैर, 185 में तरमीम किए बगैर, 188 में रिव्यू को कहा ये अपील होगी, और जो उससे पहले कहा ये अपील होगी, प्रोसीजर एक्ट को और जो उससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहा कि 184(3) में के बगैर आपने, इसी के ऊपर बहस हो रही है, आर्गुमेंट ठीक हो रहे हैं। है, और मैं निहाल आजमी साहब इसी पॉइंट पे जरा आप अपना मौकफ देंगे, क्योंकि आप भी लॉ प्रैक्टिस करते हैं। जरा मुझे ये फरमा दीजिए, 184, 185, 188 में आपने अगर तरमीम नहीं की है, और अगर ये आईनी तौर पर आपने ये 2/3 मेजॉरिटी से नहीं किया है, तो जाहिर है वो आइन का हिस्सा तो नहीं बन सकती। तो क्या आप लोगों को ये पावर दे दी जाए कि आप एक एक्ट के थ्रू ये आइन को ही मतलब आइन से अलहदा कोई चीज बना सके? आपका क्या मौकफ है इस पर? असल में मोहतरम शुएब शाहीन साहब ने बात को कहीं से कहीं और ट्विस्ट कर दिया। हमने कब कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे, हमें भी पता है 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। मगर शुएब साहब को मैं याद दिलाता चलूं कि इनको उस वक्त बात करनी थी जब हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मुंसिफ साहब ने पंजाब के असेंबली के हवाले से जब रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 63 1G को, तो उस वक्त शायद ये इसकी ज़रूरत थी। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जहाँ पे एक रीराइट करने का हक किसी फर्द वाहिद को, किसी बेंच को, फुल बेंच को, किसी को हक हासिल नहीं है, जिससे पार्लियामेंट को। हमने तो कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है, आइन में कहीं पर भी नहीं है कि आप किसी को ताहयात नाहल करें। आइन के मनाफी है, फंडामेंटल राइट्स के मनाफी है, आर्टिकल 25 के मनाफी है। ये कैसे आप किसी को ताहयात, अगर एक जज ने या एक बेंच में किसी को नाहल कर दिया ताहयात, तो क्या वो आसमानी सफ़ा है कि जो सब उन्होंने लिख दिया वो आखिरी है?
इस तरह से तो कोई भी किसी के बारे में आखिरी लिख के चला जाएगा आइन है, और अगर आइन भी आखिरी नहीं है, अगर उसमें भी आप तब्दीली चाहते हैं 2/3 लेके आए, तो जो लोग बात करते हैं इस अमेंडमेंट पे, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई है, जो लाइफ टाइम बैन की बात है, जो लाइफ टाइम नाअहली की बात है, जो 5 ईयर्स की नाअहली, इस पे हमने एक तरमीम किया और ये हमारा राइट है। ये आइन बनाना हमारा राइट है, उसमें अमेंड करना हमारा राइट है। इलेक्शन कमीशन के लॉ बनाना हमारा राइट है, उसको अमेंड करना हमारा राइट है। अगर वो अगर 1 मिनट सुन ले, परफेक्ट, अगर वो जो कानून आज पार्लियामेंट बना रही है वो अगर आर्टिकल 25 के साथ मतसादिम है, आर्टिकल 14 के साथ मतसादिम है, 13 के साथ है, 10 के साथ है, फिर तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। मगर अगर किसी के साथ मतसादिम नहीं है, किसी के हक को मजरू नहीं कर रहा, अपना हक मांग रहा है अपील में, तो फिर वो कहां से किसी और का इख्तियार है कि उसको वो रिव्यू करें। ठीक है, परफेक्ट, आपका बड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिया जी। शुएब शाहीन साहब 163 1G से कंपेयर कर रहे हैं, जरा उस पर जरा नजर डाल दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम तो आइन में तरमीम ला ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक रिपील कर रहे हैं जो हमारी लॉज है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो अगर उनमें अगर हमें रिपील करने का कोई हक है तो हमें हासिल होना चाहिए, ये क्यों से रोक सकते हैं? और ये फंडामेंटल राइट, ये ठीक बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब। तो मेरा मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। शाहीन साहब। हमने दो लॉज को डिस्कस किया। हाँ। एक किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जी। 2023 और जो कि अब एक्ट बन गया। एक हमने डिस्कस किया रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023। रिव्यू ऑफ अब जो नियालासी साहब ने बात की ना, उनकी बारी के बारे में अभी हम ऐसी बंद गली में मौजूद हैं कि ना हमें माशी तौर पर कोई उम्मीद नज़र आ रही है, ना सियासी तौर पर कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तमाम तर जो मामलात हैं, हमारे अदालती मामलात, हमारे सरकारी मामलात, हमारे जो इदारों के मामलात हैं, वो सब ऐसे बंद गली में आके रह गए हैं जैसे सांस भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जाने जा रही हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, यहाँ सियासत हो रही है, यहाँ पर किसी के बारे में अफसोस किया जाता है, तहैया किया जाता है कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बहुत बड़ा एक मेनस है जो इस कौम को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है, और हमें इसको रोकने की फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जो अब हमें नहीं हैं। अपनों के साथ हमें अपने मामलात जो हैं वो हमेशा सही रखने चाहिए। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, बाकियों का भी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।